नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला। संजय रॉय दोषी करार। 20 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित। कहा, स्वामित्व योजना से ग्रामीण जीवन में आया बदलाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी। भाजपा ने आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। कहा, हलफनामे में बताए गए 1.5 करोड़ रुपए आए कहां से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ को बताया आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व। और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की टीम इंडिया की घोषणा। रोहित शर्मा संभालेंगे कमान। शुभमन गिल को बनाया गया उपकप्तान। तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जसप्रीत बुमराह का भी नाम। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिन बाद यह फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या के लिए एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया। जांच ब्यूरो ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा कि जांच उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है। जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। ये आरजी कर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। इन्वेस्टिगेशन निर्भर करता है कि अवेलेबल प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ जितना मिला उसके ऊपर संजय राय को कन्विक्टेड किया गया। 5 दिन, जैसे मैंने पहले बताया, कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं क्या। लेकिन ये सवाल जो परिवार ने उठाया वो लाजमी सवाल है। और हम भी मानते हैं कि सडनली एक महिला को पकड़ के रेप कर दिया, एक डॉक्टर को, ये तो मुझे भी अटपटा रखता है। और मुझे लगता है कि इस महिला डॉक्टर ने कुछ इन्होंने जान लिया था। वो अगर सामने आ जाता, मुख्यमंत्री जी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता, ममता बनर्जी का, इसलिए करवाया जा सकता है। और अब एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को ये कार्ड प्रदान किए। ये गांव 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से भी अधिक जिलों में फैले हुए हैं। पीएम ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। पीएम ने इस अवसर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कहा कि अब तक 2.25 करोड़ से भी अधिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे गांव में रहने वालों को बहुत लाभ हुआ है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने
गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। और ग्रामीण भारत के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ती खाद उपलब्ध कराने संबंधी हाल के फैसलों को भी गिनाया। ग्रामीणों का संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और स्वामित्व योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद में अपने अनुभव साझा किए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लाभार्थी मनोहर ने योजना से मिले लाभ के बारे में बताया। साहब, पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की निवासी रचना ने भी स्वामित्व योजना से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला, तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी परेशान? बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला है सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर, इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो स्वामित्व योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर।
चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सर मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र में नागपुर के लाभार्थी रोशन पाटिल ने स्वामित्व योजना को बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आ रहा है। स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। और जम्मू कश्मीर के सांभा जिले के लाभार्थी वीरेंद्र ने योजना से उनके गांव में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में चर्चा की। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे। कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। तो शनिवार को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 230 से अधिक जिलों की 50,000 से भी अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से भी अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। तो इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह योजना भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगी। गांव के विकास के लिए योजनाएं सही ढंग से बनाई जा पाएगी और इसके साथ साथ गांव में जो सामाजिक सद्भाव है वो सामाजिक सद्भाव बहुत बेहतर ढंग से चलेगा, क्योंकि जो संपत्ति कार्ड बनवाया जा रहा है ड्रोन सर्वे के बाद, वो तो लोगों में अगर विवाद है तो उनके आपसी सहमति से कार्ड का वितरण हो रहा है और कार्ड बनवाया जा रहा है, तो वो विवाद भी जड़ मूल से समाप्त हो रहा है। तो इसके कारण गांव में शांति का माहौल होगा और गांव अगर खुशहाल होगा
तभी यह देश खुशहाल हो सकता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। पीएम इंटर्नशिप योजना को उद्योग जगत से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। एक सर्वे में पता चला है कि 81% कंपनियों ने सरकार की पहल का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कंपनियों द्वारा दिखाए गए समर्थन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम देश के युवाओं को सशक्त करते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करेगा। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी उद्योग जगत द्वारा इस योजना पर दिखाए गए भरोसे को देश के भविष्य के लिए लाभकारी बताया है। टीम लीज एडटेक द्वारा 932 कंपनियों पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को जारी हुई थी। सर्वे में पता चला कि 70% से अधिक कंपनियां इंटर्नशिप कर रहे 10% प्रशिक्षु युवाओं को अपनी कंपनी में परमानेंट अनुबंध पर रखने को इच्छुक हैं। बता दें कि केंद्र सरकार का लक्ष्य इंटर्नशिप योजना के माध्यम से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना है। इस योजना से मार्च 2025 के अंत तक 1,25,000 अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुंबई के शहरी परिवहन के लिए एक ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए यात्रियों को एक ही मंच पर मेट्रो रेल और बेस्ट बस की सेवा मिल सकेगी। यात्रा अब एक ही टिकट के माध्यम से की जा सकेगी और ऐप शुरुआती स्टेशन से लेकर यात्रियों के अंतिम स्टेशन तक की सभी जानकारी प्रदर्शित करेगा। बैठक में लिए गए फैसलों के विषय में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आर्थिक राजधानी मुंबई में शहरी परिवहन के लिए एक ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिससे मुंबई वासी निर्बाध रूप से यात्रा कर सकेंगे। हम लोगों ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मुंबई में लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारी मेट्रो होगी, इस पर हमारी मोनो होगी, इस पर हमारी बेस्ट की बस होगी, इस पर हमारी एमएसआरटीसी की बस होगी, इस पर हमारी सबअर्बन रेलवे जो मुंबई की लाइफलाइन है वो भी इसी के ऊपर होगी। तो सिंगल टिकट पर, सिंगल प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति जर्नी कर पाएगा, अपने ऐप के थ्रू अपनी जर्नी प्लान कर पाएगा। ऐप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसका नियरेस्ट स्टेशन कहाँ है या कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको नियरेस्ट उपलब्ध है ये बताएगा। तो इसके कारण लोगों के लिए अपने घर से गंतव्य और गंतव्य से लेकर घर तक पहुंचने के लिए सीमलेसली एंड टू एंड वो इस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर पाएंगे। अब खबर दिल्ली से। पूरे देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली में ही रहते हैं और 8वें वेतन आयोग की घोषणा से दिल्ली सहित पूरे देश के लोगों को इससे बड़ा लाभ होगा। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में लोकसभा की सांसद बांसुरी स्वराज ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि आज तक बीजेपी ने जो भी संकल्प किए हैं उन्हें पूरा भी किया है। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा चुनाव आयोग को 1.5 करोड़ के एजुकेशन लोन पर दिए गए हलफनामे पर भी सवाल उठाए। सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया, इस उपलब्धि को कैसे देख रही हैं?
जी, बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कैबिनेट से मंजूरी दी है और ये निर्णय लिया है कि 8th पे कमीशन का गठन होगा। इससे पूरे भारत में 48.62 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ होगा, 67.85 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा। दिल्ली की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। ओवरऑल चुनावी माहौल में जिस तरह का संकल्प पत्र जो वादे हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बाकी जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनका मैनिफेस्टो होता है, भाजपा का संकल्प पत्र होता है, क्योंकि हम केवल घोषणा ही नहीं करते, उस संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाते हैं। मनीष सिसोदिया हैं जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो हलफनामा दिया है चुनाव आयोग को, उसमें 1.5 करोड़ का एक ट्रांजेक्शन है और वो वैसा बताया जा रहा है कि वो डिक्लेयर नहीं है। आपने ऐसी मांग की है कि उसको क्लियर करें, आखिर ये जो एजुकेशन लोन है वो आया कहाँ से? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सिसोदिया जी से कि ये जो लोन एंट्रीज आपने दिखाई हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसा है, 1.5 करोड़ रुपया आपने दिखाया है जो आपने प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन के तौर पर एंट्रीज दिखाई हैं। जैसे कि पहली एंट्री आपने दिखाई 86 लाख रुपीज़ की, दूसरी एंट्री थी 10 लाख रुपए की, तीसरी एंट्री थी 58 लाख रुपीज़ की। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सिसोदिया जी, ये 3 प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हैं? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश में नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो बहुत कम दरों पर एजुकेशन लोन्स देते हैं। आम आदमी पार्टी आज एक स्क्रीनिंग कर रही थी एक डॉक्यूमेंट्री की, उनका ये आरोप है कि उनके जो नेताओं को गलत तरीके से जेल भेजा गया, उस पर फिल्म थी और बीजेपी के प्रभाव में किसी भी थिएटर में वो दिखाने की इजाज़त नहीं मिल रही। खुद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता जो हैं ज़्यादातर जमानत पर हैं, तो जो भी चीज़ उनको दिखानी है वो उनको कोर्ट के समक्ष दिखाना चाहिए। रही बात आज स्क्रीनिंग ना होने देने की, तो उसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, ये निर्णय दिल्ली पुलिस का निर्णय है। बासु स्वराज का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो हलफनामा दिया है उस पर उनकी जवाबदेही बनती है। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे की बड़ी खबर, भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से निर्मित और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई के साथ बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस के 4थे संस्करण में भागीदारी करने के लिए गुरुवार को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में तैनात हो गई है। लेपर हाउस अभ्यास में फ्रांस, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं समुद्री युद्ध के 3 क्षेत्रों के अभ्यास में शामिल होंगी। यह अभ्यास इन देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। और अब बात दिव्य और भव्य महाकुंभ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान मां गंगा का आशीर्वाद लिया और देश की समृद्धि की प्रार्थना की। राजनाथ सिंह ने कुंभ के भव्य आयोजन की सराहना की और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व बताया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है। इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और महाकुंभ 2025 सिर्फ धर्म और अध्यात्म का महाकुंभ नहीं है, बल्कि साहित्य, संगीत और सुरों का भी महाकुंभ है। एक बीन जो आमतौर पर सपेरों के साथ देखी जाती है, अगर वो भगवा वस्त्रधारी साधु बजाए तो आप अवश्य ही भारतीय संस्कृति की विविधता का दर्शन करेंगे। और ऐसे ही दर्शन महाकुंभ की धरती से करवा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी।
ये जो आनंद है ये परमानंद है, ये आध्यात्म का और भौतिक जगत का संग है। यहाँ पर संतुलन है, सुर, साज, संगीत और इसके साथ साथ तमाम यहाँ पर संस्कृत के अनेक रंग यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं भी बरबस यहां पर खिंचा चला आया क्योंकि यहां पर आपको आनंद ही ऐसा मिलता है और इसीलिए लगातार कहता हूं कि अगर पुण्यों का फल पाना है तो प्रयागराज आना है। अब देखिए सुरलहरी, जो मजा इनके संगीत को सुनने में है वो मजा बात करने में नहीं है, वो मजा प्रवचन में नहीं है। क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो वाकई आप जिस समाधि के ऊपर चलना शुरू करते हैं, जिस अवस्था में जाना शुरू करते हैं, वहां पर सिर्फ आपको आनंद मिलता है और वाकई ये अद्भुत है। कैमरामैन सत्य प्रकाश और सहयोगी केशव के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज के लिए। और महाकुंभ से जुड़ी खबरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।